हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, कल हमने मुद्रा के टाइप सारे कर लिए थे, जिसमें आपको मैंने बताया था सिंबल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको याद होगा। इसके बाद हमने कुछ नोट डाउन करने की बोला था, जो आई एम फैक्ट्स थे वो भी मैंने आपको नोट डाउन करवा दिए थे। आज हम मुद्रा आपूर्ति के बारे में पढ़ेंगे, मनी सप्लाई के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मांग आपूर्ति का कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको बताया था, तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि आप आगे इसको पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो मुद्रा की आपूर्ति कि अब देश में मुद्रा कैसे, मतलब कि कौन छापता है, कहाँ से आता है। तो मैंने आपको बताया था आरबीआई नोट छापने का कार्य करती है, लेकिन वो आपूर्ति किस बेसिस पे होती है? क्या ऐसे ही नोट छाप दिए जाते हैं? क्या कि आरबीआई का जितना मन हुआ उतना पैसा छाप के मार्केट में भेज देती है, मार्केट में निकाल देती है? उसका कुछ ना तो वो होगा ना कि हाँ भाई आरबीआई को इतने ही नोट छापना है, इससे ज़्यादा नोट नहीं छापना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा नोट छाप देंगे तो आरबीआई तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो लोग खरीदने जाएंगे, तो महंगाई बढ़ जाएगी क्योंकि वस्तुएं कम हो जाएगी और पैसा ज़्यादा आ जाएगा, खरीदने की लोगों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा लोग एक चीज़ के खरीदार होंगे, तो इससे कि वो दुकानदार अपना माल की कीमतें बढ़ा देगा, तो महंगाई बढ़ जाएगी मार्केट में। चलो अमीर लोग का तो ठीक है, लेकिन गरीब लोग उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना, फिर तो वो चीज़ होगी। और अगर पैसा कम छापेंगे तो मार्केट में पैसा नहीं होगा। अगर वस्तुएं ज़्यादा बना दी, जीडी मतलब कि हमारे गुड्स एंड सर्विस की ज़्यादा ये हो गई, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, लेकिन पैसे की कमी है मार्केट में, तो मार्केट में मंदी आ जाएगी। इसलिए तो आरबीआई भी केवल हमारी, मतलब आरबीआई जो होता है ना, जितना देश का जीडीपी होता है ना, उतनी ही मुद्रा की छपाई करती है। मतलब आरबीआई से भी सब चीज़ का मतलब उनको ऐसा नहीं है कि कोई कितना ही पैसा चाहते हैं, आपको लगता होगा कितना ही पैसा छाप देती होगी ये, उनको सारी कैलकुलेशन रखनी पड़ती है। जीडीपी आपको पता होगा, जीडीपी में आपको बाद में और अच्छे से बताऊँगी, लेकिन जीडीपी किसको बोलते हैं? जो एक साल में हमारे देश में जितनी भी वस्तु और सेवाएँ बनती है ना, जितनी भी वस्तु और सेवा, उनके अंतिम मूल्य को, मतलब कि जैसे कि अंतिम मूल्य किसे कहेंगे कि जैसे गेहूँ है तो उसका प्राइस हम का तब तक काउंट नहीं, जब गेहूँ का आटा बनेगा, आटा से फिर हम बिस्किट बनाते हैं। जब तक जो कंज्यूमर होता है ना, जो उपभोक्ता, अपन जैसे लोग जब तक उसको डायरेक्टली ये नहीं कर लेते, डायरेक्टली उसका यूज़ नहीं कर लेते, तब तक वो उसका अंतिम मूल्य नहीं हो जाता। ठीक है, तो अंतिम मूल्य उसे कहेंगे। तो अंतिम मूल्य के बराबर ही आरबीआई नोट छापती है, क्योंकि उनको पता है जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ, जितने का माल देश में, उतने ही हमें पैसा छापना है। अगर ज़्यादा छाप दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी और कम छाप दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें खरीदना इतना पैसा मार्केट में होना चाहिए, ना कि ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। ठीक है, या आप इतना इसको मतलब इस टाइप से लिख सकते हो, जैसे कि देखो मैंने लिख रखा है जितने देश की जीडीपी और जीडीपी मैंने आपको बताया था, जीडीपी का कॉन्सेप्ट ये उतनी ही मुद्रा छपी जाएगी। इसमें ना पैसा मार्केट में जितना होगा उतना बना रहेगा, ना ज़्यादा ना कम। ज़्यादा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, कम होगा तो मंदी आ जाएगी। इस टाइप से आप लिख सकते हो। मुद्रा को हम पता है, मुद्रा को M0 से कैलकुलेट करते हो, मुद्रा आपूर्ति को M1 M2 M3 M4। M0 जो होता है ना, वास्तविक मूल्य होता है कि वास्तव में गवर्नमेंट ने कितने नोट छापे हैं, ये देखते हैं। मतलब कि मार्केट में गवर्नमेंट आरबीआई जो होता है ना, उसने कितने नोट छापे और वो नोट कितने का काम करके आ रहा है, उसे उसकी औकात, मतलब उस मुद्रा की कीमत कितने का वो मार्केट में जाके काम करके आ रहा है, उसे बोलते हैं मुद्रा आपूर्ति। M1 M2 M3 M4 से इसको डिलीट करते हैं, मापते हैं। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ। देखो जैसे कि इसका क्या है कि मतलब कि कितना काम करके आ रहा है, कितना छापा। जैसे कि 100 रुपये आरबीआई ने छापे, और उन्होंने आरबीआई ने एक शिक्षक को दिए कि भाई तुम अच्छा काम करो, चलो एक टीचर को दिए, चलो मान लो मैं को दे दिए कि 100 रुपये लो, तुम तुम्हारा ले लो। ठीक है, तो मैं होटल में गया, होटल में मैंने 100 रुपये दिए कि 100 रुपये का खाना खाया। ठीक है, होटल तो मेरे वो 100 रुपये का, चले होटल वाले के पास गए तो उसने 100 रुपये का और काम कर दिया। ठीक है, 200 रुपये का काम हो गया, आरबीआई ने मुझे दिए वो भी हो गया, और मैंने होटल वाले को दिए 200 रुपये का, उन 100 रुपये ने 200 रुपये का काम कर दिया। अब उस होटल वाले ने कुछ अपनी सब्जियां वगैरह खरीदने के लिए किसान से सब्जियां खरीदी और किसान को 100 रुपये दिए, तो वो 100 रुपये ने कितना काम करे, 100 200 300 रुपये का तो वो काम करके आ चुका था। ठीक है, अब वो किसान ने अपने खेत में कीटनाशक वगैरह छाटने के लिए जो कीटनाशक की दवाइयाँ बेचते हैं, उन्हें 100 रुपये दिए, तो फिर वो 100 रुपये ने फिर 100 रुपये का काम कर लिया, तो 400 रुपये का काम करके गया। वो कीटनाशक वाले के घर में कोई बीमार पड़ गया, तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने 100 रुपये उसको दिए, उसके साथ सॉरी उस कीटनाशक वाले ने 100 रुपये डॉक्टर को दिए, तो 100 रुपये डॉक्टर ने फिर डॉक्टर के पास चले गए। अब वो डॉक्टर जो है, डॉक्टर का बच्चा समझ लो मेरे पास पढ़ाई कर रहा है, मेरी टीचर तो मेरे पास पढ़ाई कर रहा है, तो उस डॉक्टर ने पुनः 100 रुपये मुझे दे दिए। मतलब कि वो 100 रुपये फिर से मेरे पास आ गए, मेरे 100 रुपये, लेकिन वो कितना गुना काम करके, कितने रुपये का काम करके, वो 500 रुपये का काम कर, तो ये उसकी औकात है। और वो जो वो 100 रुपये ना, वो है मुद्रा, वो है M0, और वो कितने का काम करके आएगा, उसकी औकात की वो M1 M2 M3 M4 में मॉडिफाई करते हैं। ये थोड़ा सा बढ़ते एक एक स्टेज पर बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, अगर 100 रुपये 500 रुपये का काम करके आया है ना, तो M0 100 रुपये हो गया, तो M3 हमारा 500 रुपये होगा। और मुद्रा गुणक कितना हो गया, 5 गुना हो गया, क्योंकि मुद्रा गुणक किसे कहते हैं कि मतलब एक एक स्टेज पे कितनी स्टेज पे काम करके आ गया, तो 5 स्टेज पे काम करके तो 5 गुना हो गया, क्योंकि वो 100 रुपये कितना गुना हो गया, 500 गुना हो, 5 गुना हो गए तो 500 रुपये हो गए थे। ठीक है, तो ये हमारा मुद्रा गुणक MM बोलते हैं इसको। ठीक है,
तो अब इसमें आप कुछ लिख लेना नॉर्मल सी वस्तु जिसकी विशिष्ट समय पर जनता द्वारा रखी गई सभी प्रकार के धन को मुद्रा जमा का कुल स्टॉक कहते हैं। कि लोगों के पास जितना धन रखा है कि वो उनके पास जितना रखा है उसको मुद्रा स्टॉक कहते हैं, उसका स्टॉक कहते हैं। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति में नगद सिक्के चालू व बचत खातों में रखी गई राशि और अन्य निकट धन विकल्प शामिल हो जाते हैं। यह अर्थव्यवस्था में कुल क्रय शक्ति को मापता है कि लोगों के पास खरीदने की शक्ति कितनी होती है। मुद्रा आपूर्ति के अंतर्गत जो होता है लोगों के अकाउंट में कितना पैसा है, उनकी बचत खातों में, सेविंग खातों में कितनी राशि रखी है और अन्य निकट मतलब उनके पास कितना धन घर के अंदर रखा है और कितना उनकी बजट वगैरह खातों में रखा है ये। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है वो आराम से निकाल सकते हैं। इसमें जो होता है ना फिक्स डिपॉजिट का पैसा नहीं आता, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट का पैसा आपको पता है कि एक टाइम लिमिट तक कि हम टाइम लिमिट के लिए उसको अंदर बाय बैंक के अंदर जमा करते हैं। अगर वो टाइम लिमिट कंप्लीट नहीं होती तो हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें केवल जो सेविंग अकाउंट का जो होता है वो डिमांड डिपॉजिट के पैसे आते हैं, उसकी सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट होता है उसके पैसे, क्योंकि उन्हें हम कभी भी डालवा सकते हैं और कभी नहीं निकलवा सकते। ऑब्वियसली उनसे हम कभी भी कुछ भी खरीद सकते हैं, उन्हें कभी भी निकलवा सकते हैं। तो यही अर्थव्यवस्था में कुल क्रय शक्ति कि हम उनसे कभी भी निकलवा के कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक है, और लोगों के पास जो धन है ऑब्वियसली उनके घर में जितना पैसा होगा वो उससे कभी भी कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है, इसको बोलते हैं मुद्रा आपूर्ति। ठीक है, अब मुद्रा का वेग, मुद्रा का मतलब कि अर्थव्यवस्था में 1 रुपये कितने रुपए की वस्तु या सेवाएं की खरीदने की क्षमता रखते हैं, इसे मुद्रा का वेग कहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे देखा कि सुबह 100 रुपये ने कितनी सारी वस्तुएं और सेवाएं खरीद ली। एक होटल वाले को उसकी सेवा की कीमत दे दी, किसान को सब्जियों का कीमत दे दी, कीटनाशक वाले को उर्वरक वगैरह की कीमत दी, डॉक्टर को उसकी सेवा की कीमत दे दी और डॉक्टर ने शिक्षक को ऑफिसर्स की सर्विस की कीमत दे दी। तो मतलब कि वो कितने गुना काम कर सकता है अर्थव्यवस्था में। 1 रुपया भी वो आपको पता है हमारे देश में 1 रुपया भी 10 रुपये के बराबर काम करके आता है। लेकिन हमारे लेकिन फिर भी हमारे देश का जो CRR केवल 4 कुछ परसेंटेज है। CRR के माफी के मैं आपको आगे बताऊँगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी कि इतना कम क्यों है और अब जब इतना गुना काम करता जाता है तो फिर इतना कम गुना ही क्यों देखा जाता है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको आगे में इसके बारे में समझाऊंगी, तो इसलिए आप प्रॉपर क्लास लीजिए। आपने अगर स्टार्टिंग से अभी तक क्लास लेगी तो आपको एक एक चीज़ और एक एक चैप्टर समझ में आया होगा, मैंने गारंटी है। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन में पहले ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाए, इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे मैं आपको दूँगी, क्योंकि चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है। अभी से इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, मैं अभी से बता रही हूँ। क्योंकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है और इसमें आपको थोड़ा बहुत नोट डाउन भी करना पड़ेगा और आगे तो ज़्यादा नोट डाउन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको इतना नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं समझ में आता तो फिर आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अपन फिर से अपनी ज़िंदगी पे आते हैं, कहा थे अपन तो अथवा जिस दर पर लोग पैसा खर्च करते हैं उसे इकोनॉमी मुद्रा का आदान प्रदान होता है। ठीक है, कि जितना पैसा होगा वो खर्च करेंगे तो वे पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरे से सर्कुलेशन बढ़ता जाएगा और वो अर्थव्यवस्था हमारी चलती रहेगी, रुक नहीं जाएगी, एकदम बंद नहीं पड़ जाएगी। अब आप तो GDP को कैसे मापते हैं? मुद्रा आपूर्ति गुणित मुद्रा गुणक, मुद्रा आपूर्ति गुणित मुद्रा गुणक को भी GDP कहा जाता है। GDP मतलब कि RBI ने कितने नोट छापे और कितने गुना काम करके आया। मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा गुणक मैंने आपको बताया था, मनी मल्टीप्लायर कि 5 गुना काम करके आया, तो 5 गुना वो 5 और RBI ने कितने 100 रुपये छापे तो 5 गुना तो 500 रुपये जो होता है ना उसकी GDP होगी। और ऑब्वियसली जो M3 होता है ना वो हमेशा इक्वल होता है GDP की, तो हमें पता ही है। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि M3 भी वही 500 रुपये, क्योंकि वो कितना गुना काम करके उसको 500 रुपये के बराबर हो जाएगा। लेकिन GDP में 100 इंटू जो कितना गुना काम करके 5 गुना काम करके ऑब्वियसली वो 500 रुपये हो जाएगा, तो 500 बराबर 500 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये सारा हमारा मुद्रा का कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं देख ली थी बैंक जमा कितना बड़ा है, तो मैं आपको ये करवा देती हूँ। चलो ठीक है, छोटा सा ये 3 लाइन का कोड, तो मैं बैंक जमा भी आपको करवा देती हूँ साथ साथ। ठीक है, बैंक जमा भविष्य में उपयोग के लिए बैंकिंग संस्थानों में रखा गया धन होता है। बैंक जमाकर्ता को बैंक के स्वामित्व वाली देयता को संदर्भित करता है। ठीक है, बैंक में पैसा क्यों जमा करते लोग? क्योंकि भविष्य में उपयोग कर सके। और घर में रखा रहेगा तो पता है खर्च हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है पैसे के साथ, मतलब कुछ चोरी होने का डर होता है। लेकिन बैंक में जो होता है ना जमा रहेगा तो लोग उसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और बैंकों के पास पैसा रहेगा तो बैंक भी इकोनॉमी को चला पाएंगे, क्योंकि ज़रूरतमंदों को लोन दे पाएंगे और वो लोग जो है ना अर्थव्यवस्था को चला पाएंगे, वो कुछ खरीद पाएंगे, कुछ बिजनेस स्टार्टअप कर पाएंगे, तो इससे हमारी इकोनॉमी भी चलती रहेगी। इसलिए बैंक का हर इंसान का बैंक अकाउंट खुलना ज़रूरी है, ताकि हमारी इकोनॉमी चले, हमारा GDP ग्रोथ हो और मतलब गरीबों को भी फ़ायदा और अर्थव्यवस्था में एकदम घूम रहा है, मतलब कि वो हमेशा GDP बढ़ता रहे। ठीक है, इसलिए बैंक में लोग जो है ना अपने भविष्य के उपयोग के लिए बैंक में जमा करते हैं। बैंक जमाकर्ता को बैंक के स्वामित्व वाली देयता को संदर्भित करता है कि बैंक जो है बैंक के ऊपर देयता रहती है, क्योंकि जो लोग बैंक में जमा करेंगे उनका पैसा बैंक को लौटाना है, तो हमेशा देने के क्रम में रहते हैं। और जो बैंक में जमा करता है वो एकदम स्वामित्व वाली बनी हुई कि हाँ भाई
हम उस पैसे के स्वामी होते हैं, लेकिन बैंक के ऊपर हमेशा देता रहता है, उसके हमेशा ऊपर हमेशा ही कर्जा रहता है। अगर लोग जमा करते हैं तो उसे उसको पैसा हमेशा लौटाना होता है जमा करता होगा, ठीक है। बैंक जमा के प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। बैंक में कितने प्रकार से जमा किया जाता है लोगों का पैसा, तो 2 प्रकार से जमा किया जाता है। सबसे पहले होता है बैंक जमा, जिसे हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें होता है एक तो करंट अकाउंट होता है और सेविंग अकाउंट होता है, और दूसरा होता है अवधि जमा या फिर सावधि जमा, सावधि या फिर इसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। इसमें 2 प्रकार के, इसमें फिक्स डिपॉजिट या रिक्वायर्ड डिपॉजिट होता है। रिकरेंट बोलते हैं उसको, रिकरेंट डिपॉजिट होता है, ठीक है। ये होता है, ये टाइम के हिसाब से जमा होता है, एक निश्चित टाइम के लिए जमा होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आपको मांग जमा के बारे में देखते हुए मैं आपको बता देती हूँ, आप इसे लिख के लगा सकते हो। आप इस तरह से लगा दो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एकदम स्लिप बना के इसे चिपका सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लगा रखा। अब मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, डिमांड डिपॉजिट और ये टाइम डिपॉजिट के बारे में। तो बैंक में 4 प्रकार के खाते होते हैं। सबसे पहले तो डिमांड डिपॉजिट, यहाँ पे बताया था मैंने बैंक जमा के प्रकार। तो बैंक में 2 प्रकार से जमा होता है। तो डिमांड डिपॉजिट में होता है जिसमें 2 प्रकार के खाते होते हैं, जिसमें होता है कि हमारा सेविंग अकाउंट और होता है करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट में मतलब 1 लाख रुपये से ज़्यादा पैसा एक दिन में नहीं निकाल सकते हो, और ब्याज भी होता है ना इसमें, मतलब ब्याज जो लेता है, ब्याज मिलता है, मिलता है, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट में अंतर्गत क्या होता है, जिसे बोलते हैं हम बचत खाता। बचत खाते के अंतर्गत आप क्या होता है कि 1 लाख से ज़्यादा रुपये आप एक दिन में निकाल नहीं सकते उसमें से, और इसमें ब्याज मिलता रहता है आपको, और ब्याज थोड़ा कम ही मिलता है। लेकिन अब मान लो कि आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है और आपको लाखों का लेन देन करना पड़ता है, आप बड़े बिजनेसमैन हो, तो आप सेविंग अकाउंट में केवल 1 लाख रुपये दिन के निकाल सकते हैं। लेकिन आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी वगैरह देनी है, तो आप फिर इस सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते। इसलिए गवर्नमेंट ने एक और सिक्योरिटी दी आपको, की एक और फैसिलिटी दी है, करंट अकाउंट की, जिसे बोलते हैं चालू खाता। करंट अकाउंट में एक दिन में कितना भी पैसा निकाल सकते हैं। सामान्यतः इस खाते में ब्याज नहीं मिलता है, लेकिन कुछ बैंक ब्याज दे देते हैं, जैसे कि बंधन वगैरह बैंक होते हैं, ब्याज दे देते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि उनके बैंक में हम अकाउंट खोले, इसलिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ब्याज हमें दे देते हैं, ठीक है। तो कुछ होता है, लेकिन ब्याज सामान्यतः नहीं मिलता है, ओके। तो आप समझ गए होंगे, ये दोनों होते हैं सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, जिसमें लोग व्यक्ति बैंक में पैसा जमा कर सकते हो, कभी भी निकाल सकते, किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। अब होता है हमारे टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में हमारा होता है सबसे पहले फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब कि सामान्य खाता, जमा खाता, सावधि जमा खाता। निश्चित समय के लिए पैसा जमा किया जाता है, ब्याज ज़्यादा मिलता है, लेकिन यदि कोई समय से पहले पैसा निकालने के लिए तो इस पर फाइन भी लगता है और पैसा काट लिया जाता है। इसे बोलते हैं सावधि जमा खाता। टाइम डिपॉजिट नाम से स्पष्ट है कि समय के अनुसार पैसा जमा होता है और समय के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। टाइम इसके नाम से स्पष्ट है, जिसमें से हम सबसे पहले बोलते हैं फिक्स रखा हुआ है, एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है। आपने 50,000 फिक्स कर दिया कि भाई मैं इन्हें 5 साल के लिए जमा कर रहा हूँ, और 5 साल के लिए उसमें पड़े रहेंगे। उसमें बैंक आपको ब्याज, मतलब जो सेविंग अकाउंट होता है उससे भी ज़्यादा ब्याज आपको फिक्स डिपॉजिट में मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में 10 से 12% तक आपको ब्याज मिल जाता है इसमें, और क्योंकि बैंक को पता है कि 5 साल तक इस पैसे को आप हाथ नहीं लगाओगे, तो वो इसे आराम से सर्कुलेशन में लगा सकता है, किसी को भी लोन दे सकता है और काफ़ी ज़्यादा ब्याज कमा सकता है, तो इस पर ब्याज भी ज़्यादा देता है वो। तो ये होता है हमारा फिक्स डिपॉजिट। लेकिन अगर आप 5 साल से पहले आपको पैसों की ज़रूरत होगी और आप पैसे निकालने चले गए, तो ये नहीं है कि बैंक आपको पैसा नहीं दे, पैसे ज़रूर देगा, लेकिन आपको ब्याज नहीं मिलेगा उसके ऊपर। प्लस ऐसा होगा कि वो जो 50,000 आपकी जमा है ना, उसमें से भी कुछ फाइन कट करके आपको दिया जाएगा। मैं भी 2-3 हज़ार रुपये को बैंक काट लेगा, या फिर 4-5 हज़ार तक काट लेते हैं, और 45,000 समथिंग आपको पैसा मिलेगा। पूरे पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे और प्लस ब्याज भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये होता है हमारा फिक्स डिपॉजिट। उसके बाद होता है रिकरेंट डिपॉजिट, जिसे बोलते हैं अवधि खाता जमा। अवधि खाता जमा की मतलब कि हर महीने, जैसे कि एक क्या बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड वगैरह में नहीं होता कि हर महीने आप सेविंग के लिए पैसा कुछ जमा करते हो, उसी टाइप से होता है कि रिकरेंट डिपॉजिट, इसमें कि हर महीने के लिए आपकी मतलब एक कुछ एफडी करती है, कि हर महीने आपके अकाउंट में से 500 रुपये हर महीने जमा करता है, हर महीने जमा करते जाते हैं, और एक लिमिट तक, एक टाइम लिमिट तक आपको जमा करने होते हैं। ऐसे बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, पैसों की एफडी बनाते जाएंगे, जिससे कि हमारा अच्छा पैसा मिलेगा वापस। रिटर्न भी इसमें भी काफ़ी अच्छा मिलता है, इसमें भी ब्याज अच्छा मिलता है आपको। तो ये होता है रिकरेंट डिपॉजिट, ठीक है। तो आप टाइम डिपॉजिट के नाम से समझ जाओगे, टाइम के अकॉर्डिंग इसमें पैसा जमा होता है, टाइम के लिए जमा होता है। और डिमांड डिपॉजिट मतलब कि जब डिमांड करिए आप तब अकाउंट में निकालिए, तब इसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा बैंक जमा वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ इसमें सावधि जमा और मांग जमा में, ठीक है।
तो सावधि जमा खाता क्या होता है, निश्चित समय सीमा के लिए पैसा जमा होता है, इसमें कोई तो मांग जमा में क्या होती है, इसमें कोई समय सीमा नहीं होती है। सावधि जमा में ब्याज दरें पहले से पता होती है और ज़्यादा होती है, लेकिन जो मांग जमा होता है इसमें ब्याज दरें कम होती है और फिक्स होती हैं। सावधि जमा में इसकी तरलता कम होती है क्योंकि जल्दी में नहीं बदल सकता, निश्चित समय बाद ही निकाल सकते हैं। इसकी मांग जमा की तरलता अधिक होती है क्योंकि कभी भी बैंक में निकाल कर मार्केट में लाया जा सकता है, और करंट अकाउंट की ओर ज़्यादा होती है सेविंग अकाउंट से। यदि इसे समय सीमा से पहले निकाला तो इसमें पेनल्टी लगती है सावधि जमा के अंतर्गत, और मांग जमा में होता है कि किसी भी समय बिना किसी पेनल्टी के निकाल सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने आपको पूरा हिस्सा क्लियर किया है, तो डिफरेंस समझने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली सावधि जमा टाइम डिपॉजिट के नाम से पता चला कि एक टाइम के लिए जमा होता है, और मांग डिपॉजिट में कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, वो ऐसे ही जमा हो जाता है। और आपको मैंने बताया था कि एक टाइम के लिए जमा होता है, तो फलस्वरूप आप कभी भी निकालने नहीं दे सकते, तो बैंक के पास वो फ्री होता है कि कभी भी किसी को भी लोन दे सकता है। तो उस पर ब्याज ऑब्वियसली वो अधिक देगा क्योंकि उसको भी ब्याज मिलता है, कितने सालों के जितने समय के लिए जमा उतने समय के लिए लोन दे सकता है। और लेकिन मांग जमा कभी भी निकलने चले जाते हो तो उसमें ब्याज दरें कम मिलती है आपको, ठीक है। और टाइम डिपॉजिट में होता है कि इसमें तरलता कम इसलिए होती है क्योंकि आप एक टाइम के बाद ही निकलवा सकते हो, तो वो मार्केट में सर्कुलेशन में आएगा ही नहीं, तो उसकी ऑब्वियसली तरलता कम होगी। और तरलता किसकी ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा पलायन की प्रवृत्ति होती है जिस्मानी के अंतर्गत, वो इकोनॉमी को एकदम बूम करती चली जाती है कि आज इसके पास चला गया, आज इसके पास चला गया, जिसका M3 बढ़ता चला जाता है, उसकी तरलता अधिक होती है, ठीक है। तो और मांग जमा के अंतर्गत क्या होता है कि तरलता अधिक होती है क्योंकि आप कभी भी डलवा सकते हो, आज सुबह डलवाया और 1 घंटे बाद निकल के आ सकते हो, कभी भी नकदी में बदल सकते हो। इसमें भी सबसे ज़्यादा करंट अकाउंट किस लिए होती है, क्योंकि इसमें 1 लाख से ज़्यादा रुपये तक आप निकाल सकते हो। जितने ज़्यादा पैसे मार्केट में होंगे, जितनी ज़्यादा नकदी के रूप में होंगे, उतनी तरलता ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और सावधि जमा के अंतर्गत समय सीमा से पहले निकाल तो आपको पेनल्टी लगती है क्योंकि आपने एक निश्चित समय के लिए आपने खुद ने पहले FD करी थी, लेकिन उससे पहले आपने निकाल दिया तो पेनल्टी लगेगी। और जो हमारा मांग जमा होता है इसमें किसी भी समय बिना किसी पेनल्टी के आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। आज हमने मुद्रा आपूर्ति पढ़ा, मुद्रा आपूर्ति का कॉन्सेप्ट पढ़ा, GDP के अकॉर्डिंग मैंने मुद्रा आपूर्ति बताया आपको कि GDP के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होती है, जो M0 इंटू मनी मल्टीप्लायर मुद्रा आपूर्ति गुणित मुद्रा गुणक जो होता है उसको M3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बताई कि मार्केट में पैसा RBI किसके बेसिस पे छापती है, ये भी मैंने आपको बताया कि ऐसे ही थोड़ी ना छाप देगी, ज़्यादा छाप देगी तो महंगाई आ जाएगी, कम छापेगी तो मंदी आ जाएगी। तो जितना देश में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ